सवाल ये बरकरार है कि क्या ये मौसम की गर्मी का असर है या चुनाव की सरगर्मी में किसी तरीके की कमी का असर है कि वोटिंग का प्रतिशत लगातार कम बना हुआ है। इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी बहस। तमाम खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। शिवम त्यागी प्रवक्ता हैं बीजेपी के, साथ ही राजकुमार भाटी हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, साथ ही राष्ट्रीय महासचिव हैं आरएलडी के मलूक नागर, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता अखिल चौधरी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तमाम खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहला सवाल मैं शिवम त्यागी आप ही से करना चाहूंगा। बीजेपी तो सरकार में आने की बात कर रही है, ये 400 का आंकड़ा पार होने की बात हो रही है। मैं इस सवाल पर आपसे जवाब लूंगा, लेकिन सबसे पहले जो बड़े सवाल हैं वो भी तमाम खास मेहमानों के सामने रख देते हैं, क्योंकि जो सवाल हैं वो देख लीजिए। तीसरे चरण में कम वोटिंग के आखिर मायने क्या हैं? यह बहस का बड़ा सवाल है, क्योंकि लगातार पहले, दूसरे और तीसरे चरण में वोटिंग का परसेंटेज कम बना हुआ है। साथ ही दोनों तरफ से कट्टर वोटर ही क्या बाहर निकले हैं, यह भी सवाल खड़ा हो रहा है। साथ ही चिलचिलाती गर्मी की वजह से क्या मतदान में कमी हो रही है, क्या वोटर्स में, मतदाताओं में उत्साह की कोई कमी नजर आ रही है। साथ ही 2019 वाला प्रदर्शन आखिर क्या दोहरा पाएगी बीजेपी, यह बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। और साथ ही सवाल यह भी खड़ा होता है कि कमजोर विपक्ष जनता को उत्साहित क्या नहीं कर पाया है, क्योंकि शायद इसे भी वजह माना जा रहा है कि जनता में किसी तरीके का कोई उत्साह नहीं है, वोटिंग का परसेंटेज कम बना हुआ है। तो देखिए, इन सवालों के साथ साथ आपको एक ग्राफिक्स के जरिए यह भी समझाते हैं कि आखिर कहां कहां कितना मतदान हुआ है और मतदान का प्रतिशत कैसे कम बना हुआ है, और यह सबके लिए चिंता का सबब है। तो देखिए, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव के आंकड़ों को अगर आप कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे कि पहले चरण में 2019 में 70.91% मतदान हुआ था, जबकि 2024 के पहले चरण के मतदान के अंदर जो 19 अप्रैल को हुआ था 66.14% हुआ था, यानी 4.77% का अंतर था। वहीं अगर 2019 के दूसरे चरण के मतदान को देखें तो यह भी 70% से ज्यादा था, यानी 71.31%। तो वहीं 2024 में दूसरे चरण का जो मतदान था वो 66.71% था। यहां भी 4% से ज्यादा का अंतर है, यानी पहले और दूसरे चरण में लगातार 4% से ज्यादा का अंतर था 2019 और 2024 में। और आप देखिए, तीसरा चरण का मतदान जो कि 7 मई को हुआ, उसमें भी 2019 में 67.26% वोटिंग हुई थी। वहीं तीसरे चरण को अगर आप देखें 2024 के, तो 64.4% मतदान रहा है, यानी जो अंतर था पिछले लोकसभा चुनाव और इस लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में, तो वो 2.86% था। तो ये जो कम मतदान है, ये मतदाताओं की मानसिकता, मतदाताओं के मूड को लेकर क्या कुछ कह रहा है। शिवम त्यागी, जैसा मैंने सवाल आपसे किया था, चाहूंगा आप जवाब दें इसके ऊपर, और सधा हुआ छोटा जवाब दें, ताकि तमाम खास मेहमानों से भी हम जवाब ले सकें कि आखिर क्या गारंटियां नहीं चल रही हैं। मुझे लगता है कि जिस देश में विपक्ष इतना कमजोर, इतना बिखरा हुआ और इस तरीके का हो, उनके वोटर को निकल पाना, उनको कोई उम्मीद नहीं है जी। ये अपने नेताओं को नहीं रोक पा रहे, प्रवक्ताओं को नहीं रोक पा रहे। प्रदेश अध्यक्ष स्तर के व्यक्ति अगर दिल्ली जैसी जगह में छोड़कर जो है एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाते हैं, तो माफ कीजिए, जो व्यक्ति राज्य का मुखिया है, अगर वो अपने नेताओं पर भरोसा नहीं कर पा रहा, वो अगर अपनी पार्टी की नीतियों से इत्तेफाक नहीं रखता, वो अगर अपनी पार्टी को नहीं मानता, एक पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता जो सुबह से शाम तक जो है सिर्फ पार्टी के लिए काम करता है और पार्टी के नेताओं के बारे में बोलता है, अगर वो आपके साथ नहीं है और चुनाव के दौरान आपको छोड़कर जा रहा है, माफ कीजिए, आप उम्मीद करते हैं कि आपकी बातों पर जनता निकल कर आएगी क्या? इनका जो कैडर है वो बिल्कुल एकदम शिथिल है। इनके जो लोग हैं, इनका जो वोटर जो भी कुछ है, वो भी अब निकल कर नहीं आ रहे। वो जानते हैं कि ज्यादा मतदान की अपील तो प्रधानमंत्री भी कर रहे हैं, तमाम बड़े नेता बीजेपी के कर रहे हैं, और आप तो कहते रहे हैं कि ये प्रो इनकम्बेंसी का चुनाव है, यहां एंटी इनकम्बेंसी जैसी तो कोई चीज नहीं, तो फिर मतदाता बाहर क्यों नहीं निकल रहा? नहीं, हम यही बात 2019 में भी कह रहे थे, हमने साबित किया। 2024 में जब 4 जून को मैं और आप साथ में बैठे होंगे, आप देख लीजिएगा। और प्रो इनकम्बेंसी है भारतीय जनता पार्टी के लिए, मतदाताओं को निकलने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, लेकिन जो हमारे मतदाता है वो निकल कर आ रहे हैं, जो इनके मतदाता है वो नहीं निकल रहे, क्योंकि उनको पता है भाई, वो निकले ना निकले इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वो जानते हैं। शिवम त्यागी तो कह रहे हैं कि उनका मतदाता निकल रहा है, आपका मतदाता नहीं निकल रहा है, क्यों नहीं निकल रहा? देखिए, ये चिन्हित करना तो बड़ा मुश्किल काम है कि कौन सा मतदाता किसका है, लेकिन जो चुनावी समझ वाले और चुनावी विज्ञान को समझने वाले लोग हैं, जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं, उनकी स्टडीज ये कहती हैं जब आपकी एंटी इनकम्बेंसी होती है तब वोट परसेंटेज कम होता है। और बीजेपी का एक चाल चरित्र चेहरा रहा है जिसमें कि वो भड़काने वाली जब राजनीति करते हैं तो लोग भड़क कर वोट देते हैं,
ये इन्होंने कोशिश करी। अपने को पता है कि जब से चुनाव शुरू हुए इन्होंने अपने कामों के बारे में तो कोई भी बात नहीं करी। इन्होंने मात्र एक चीज पे रट लगा ली कि कांग्रेस ऐसी गंदी पार्टी है, कांग्रेस का मैनिफेस्टो। उस बहाने हमारी पार्टी को ये मौका मिला कि लोगों ने कांग्रेस का मैनिफेस्टो जो न्याय पत्र है वो पढ़कर देखा और उसमें जो कांग्रेस की सोच उनको पता चली, तो एक मोटिवेशन मिला उससे और लोगों ने हमारे पक्ष में वोट कर रहे हैं। जहां तक कि कम चुनाव की बात है, अभी आप अपनी स्क्रीन पे दिखा रहे थे, हाईएस्ट परसेंट जो है वो बंगाल के अंदर हुआ है और उससे भी ज्यादा असम के अंदर हुआ है। असम को पता है कि सीए का मुद्दा असम के अंदर कोई हिंदू मुस्लिम वाला मुद्दा भी नहीं है। वहां पे तो असम अकॉर्ड को उन्होंने बिल्कुल निष्क्रिय करने के लिए जो कार्य करे, तो उसके खिलाफ में जो लोगों का रोष है। बिल्कुल अजीत चौधरी जी, मैं असम और बंगाल के वोटिंग परसेंटेज पर भी आऊंगा, लेकिन उत्तर प्रदेश जो कि देश को सबसे ज्यादा सांसद देता है वो तो फर्स्ट डिवीजन में भी पास होता हुआ नजर नहीं आ रहा है यहां पर। तो मेरे साथ में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, उनका भी जवाब लेते हैं। सर जरा ये बताइएगा कि उत्तर प्रदेश जो कि देश का सबसे ज्यादा आबादी वाला सूबा है, वहां किसी तरीके का उत्साह नजर नहीं आ रहा है। कल की जो वोटिंग हुई है 57%, 60% तो लेकर आता कम से कम यूपी। नहीं, ये आपकी चिंता एकदम वाजिब है। अगर 40-42% वोटर वोट डालने ही नहीं जाएगा बूथ पे, तो ये लोकतंत्र के लिए एक चिंता की बात है। और ये चिंता सरकार को भी होनी चाहिए, पुलिस प्रशासन को भी होनी चाहिए, चुनाव आयोग को भी होनी चाहिए, और इन सबका प्रयास होना चाहिए कि मतदान बढ़े। हाँ, मुझे भी है, मैं बोल रहा हूं, इन सबका प्रयास होना चाहिए, चुनाव आयोग का, प्रशासन का, सरकार का, कि मतदान प्रतिशत बढ़े। लेकिन दुर्भाग्यजनक ये है, खास तौर से उत्तर प्रदेश की सीटों पे देखने को मिल रहा है कि ये तमाम जो सिस्टम है वो मतदान प्रतिशत को घटाने में लगा हुआ है। आप कल की आपको अनेक मतदान स्थलों की वीडियो, संभल की और बदायूं की, मैनपुरी की, जगह जगह आपको ये दिखाई दे रही होंगी कि पुलिस के कर्मचारी गेट पर खड़े होकर आईडी चेक कर रहे हैं, जो कि उन्हें कोई अधिकार नहीं है। चुनाव आयोग का कोई निर्देश ऐसा नहीं है, पुलिस का काम होता है कानून व्यवस्था सुधारना। वो अगर एक स्पेलिंग भी नहीं मिल रही है, ए और बी की भी करेक्शन है, तो मतदाता को वापस भेजने धमका के कि चाहिए वापस जाइए। दूसरा ये भी देखने को मिला है कि लाइन में खड़े हुए मतदाताओं पर, शांतिपूर्वक खड़े मतदाताओं पर पुलिस ने लाठियां चलाई हैं, कई जगह मोहल्लों में घुस घुस कर लाठियां चलाई हैं। तो उससे अफरा तफरी का माहौल बन गया और लोगों को लगा कि वहां तो पुलिस पिटाई कर रही है, तो इसलिए बहुत से मतदाता डर के वोट डालने के लिए नहीं आए। और ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक बात है। अगर इस देश में चुनाव आयोग नाम की कोई चीज है, राजकुमार भाटी जी, आप बहुत बड़ा और गंभीर आरोप लगा रहे हैं। यानी अगर जांच हो जाए तो मतदाता इससे हतोत्साहित हो जाता है, वो वोट डालने नहीं जाएगा। मलूक नागर जी का भी रुख कर लेते हैं। मलूक नागर जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, गाजियाबाद की सीट, या अगर पिछले चुनाव में आप देखें दूसरे चरण के अंदर नोएडा के अंदर, गाजियाबाद में, दोनों जगह वोटिंग हुई थी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उत्साह देखने को नहीं मिल रहा है। आप तो इस इलाके की सियासत को अच्छी तरीके से जानते हैं। जहां पर आपकी पार्टी का गढ़ है वहां पर भी उत्साह नहीं है। समाजवादी पार्टी इस इलाके को अपना गढ़ कहती है, वहां भी किसी तरीके का उत्साह नहीं है। तो वोटर को आप उत्साहित नहीं कर पा रहे हैं। प्रणय जी, एक तो आपने मेरा ना सांसद नहीं बताया, मैं मौजूदा सांसद हूं, आपके साथ कभी आया नहीं हूं स्क्रीन पे, इसलिए देखिए जो बात आप कह रहे हैं उत्साह की, जो हमारे साथी और हमारे भाई बहुत बढ़िया मेरे नजदीकी हैं, राजकुमार भाटी जी ने कहा कि वहां पुलिस आईडी पार्टी चेंज कर ली थी ना, इसलिए मैंने सांसद डंडा बजाए जा रहे हैं जी। तो वो कह रहे हैं डंडा बजाया गया और आईडी चेक कर रहे हैं। तो इसका मतलब एक तो ये क्लियर हो गया कि परसेंटेज वोट किसकी कम हो रही है। और जो मैं मानता हूं कि 400 के पार का जो नारा है, और जो गर्मी है, और जो सैटरडे की भी कई बार वोटिंग हुई है, फ्राइडे सैटरडे में, तो उनका सारा इंपैक्ट है। बोला 400 तो जीत ही रहे हैं। दूसरा, वो लाइन में जो लगे खड़े हैं, अरे लाइन में सब हमारे ही तो लगे खड़े हैं, उन चीजों को देखकर हमारी भी कुछ परसेंटेज कम है। और दूसरी पार्टी बोला 400 जीत रहे हैं, क्यों पंगा लिया, क्यों रोज झेलेंगे, इनके कौन टकराव ले, इनमें विपक्ष तो खत्म हो गया, लड़के मर रहे हैं आपस में सब। इनको की बिल्कुल हताश हो रहे हैं, निराश हो रहे हैं, इनको की इच्छा ही नहीं है जाने की वहां। तो इसलिए परसेंटेज कम हो रहा है, इसीलिए परसेंटेज कम हो रहा है। शिवम त्यागी, पर जो ज्यादातर हो रहा है, आरएलडी आपकी सहयोगी जो पार्टी ज्यादातर हो रहा है वो लेकिन एनडीए के सामने भी ये बहुत बड़ी चुनौती है। अगर उसका मतदाता नहीं निकल रहा है, उसके मतदाताओं की भी वोटिंग नहीं हो रही। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस का मतदाता नहीं निकल रहा है या इंडिया गठबंधन का मतदाता नहीं निकल रहा, लेकिन अजीत चौधरी की बात सही है कि मतदाता किसका है ये तो नतीजों में साफ होगा। देखिए,
छोटे छोटे सवाल सबके हैं, मैं 10-10 सेकंड में जवाब दे दूंगा, रिक्वेस्ट है मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि न्याय पत्र पढ़कर जो है हमारा वोटर निकल रहा है। अरे उसी न्याय पत्र को जैसे ही आपका कोई नेता पढ़ लेता है तुरंत भाजपा में आ जाता है। वो सुबह न्याय पत्र पढ़ रहा है, दोपहर भाजपा में आ जाता है। वो सुबह न्याय पत्र सबसे ज्यादा, क्योंकि न्याय पत्र काम पढ़ना प्रवक्ताओं का काम होता है, वो जैसे ही पढ़ते हैं भाजपा में। अरे भैया न्याय पत्र पढ़कर तो आपका प्रवक्ता नहीं रुक रहा, नेता नहीं रुक रहा, वोटर तो तब बाहर निकलेगा। एक दूसरा, राजकुमार भाटी जी आज टी शर्ट पहनकर आए हैं, बड़ा देख के सुखद अनुभव हो रहा है। वैसे भी प्रवक्ता इधर आ ही रहे हैं, सब लगे हाथ इस टी शर्ट पे, अब की बार 400 पार और लिखवा लेते तो बस काम ही हो जाता, ये मेहनत भी खत्म हो जाती। देखकर सुखद अनुभव है। तीसरे पर तमाम जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आप अगर बीजेपी को डिफेंड करने लग जाएंगे, बीजेपी के लिए शामिल हो जाएंगे तो थोड़ा स्पेस तो कम हो जाएगा। क्या बात कर, राजनीति का नाम जोड़ना होता है। जो इनसिक्योर होते हैं, जो डरते हैं ना, वही इस तरह की बातें करते हैं। मैं मानता हूं भाजपा डरती ना, इनसिक्योर होते हैं हम प्रवक्ता। भाजपा को जो काम देना देंगे, अगर वो कहेंगे झंडा लेकर दोपहर में खड़ा होना, हो जाएंगे, कोई बात नहीं। कोई एक ही काम थोड़ी ना है पार्टी में, और आना चाहिए। राजनीति का तो काम ही जोड़ना है। हम तो चाहते हैं कि हर जगह हम ही जीते। अब तीसरी बात पर आता हूं, जो वोटिंग टर्नआउट का विषय है, बात बिल्कुल सही है। सही कहा सांसद जी ने, जो अभी कहा नागर जी ने, कि जहां तक सामने वाली ये विषय है, जहां तक बात है ऑपोजिशन का, ऑपोजिशन में कोई भी एक चीज ऐसी नजर नहीं आती, कोई भी एक नेता ऐसा नजर नहीं आता जिसके नाम पर वोट डाला जाए। कोई भी एक नेता ऐसा नजर नहीं आता जो जनता को कहीं ना कहीं अट्रैक्ट कर पाया हो। उनके पास अगर कोई प्लान हो, कोई विजन, और मैं फिर से वहीं आता हूं एग्जाम्पल के तौर पर, जब आप अपनी टीम को भी साथ नहीं जोड़ सकते, जो नेता है, तो आप सोचते हैं कि आपसे जनता जुड़ जाएगी। आपके विजन से अगर आपका प्रवक्ता, आपका नेता, आपका प्रदेश अध्यक्ष, आपका प्रदेश महासचिव अगर वही अलाइन नहीं है, आप सोच रहे हो कि भाई मतलब हम जो है जनता को अलाइन कर लेंगे। अरे अगर नेता बनना है, सबसे पहले कहते हैं लोग कि सबसे पहले अपने घर में नेता बनिए, परिवार में। परिवार होता है मतलब पार्टी। अगर पार्टी ही आपसे अलाइन नहीं है तो माफ कीजिए, जनता आपसे बिल्कुल अलाइन नहीं है। और एक चीज मैं और कहना चाहता हूं, वोट डालना चाहिए, वोट बढ़ना चाहिए, प्रतिशत बढ़ना चाहिए, बेहद जरूरी है, लोकतंत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। परंतु अगर नेताओं में वो बात ही ना रह जाए, वो ग्लू ही ना रह जाए, वो अट्रैक्शन ही ना रह जाए, और जनता को ये पता ही हो कि ये हारना ही है इनको, वो कहते हैं ठीक है भैया 2 दिन की छुट्टी लेके बात करें। ये दोनों तरफ तर्क लागू होता है। लेकिन अजीत चौधरी जी, जल्दी से आपका जवाब। सर हमारा जवाब तो सिंपल सा है, इन्होंने तो पूरी बात रटी रटाई। एक तो हमारे मैनिफेस्टो के ऊपर बात करते हैं, और दूसरे हमारे ही कोई जूनियर कार्यकर्ता इनकी पार्टी ज्वाइन कर लिया है। जूनियर सच्चाई बात है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि इनके तो मौजूदा सांसद हमारी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। निर्दलीय लोग बागों ने कल ही हरियाणा में कांग्रेस के ज्वाइन कर। अजीत चौधरी जी, ये मैं बहस के मूल मुद्दे पर आपको लाना चाह रहा हूं। आमतौर पर जब वोटिंग का परसेंटेज बढ़ता है तो आप क्या कहते हैं? कांग्रेस की तरफ से, विपक्ष की तरफ से यह तर्क दिया जाता है कि भाई वोटिंग का परसेंटेज बढ़ा है, इसका मतलब जनता जो है वो नाराज है, जनता कुछ करना चाहती, दिखाना चाहती है। और अगर ये वोटिंग का परसेंटेज नहीं बढ़ रहा है तो अब आप क्या कहेंगे? मैं तो सेफोलॉजिस्ट की जो स्टडी थी उसके बारे में एक जर्नल कमेंट दिया था, लेकिन मेरा जो सिंपल सी बात है कि प्रधानमंत्री ने बहुत कोशिश करी लोगों को भड़काने की। आपको शुरू से ही याद है कि वो जब मंगलसूत्र फलाने और ये प्रॉपर्टी कर देंगे, जैसे कि कांग्रेस पार्टी ने तो कुछ ऐसा कुछ लिखा नहीं था। उन्होंने बदनाम करने के लिए झूठ का प्रचार किया। अजीत चौधरी जी, आप भी तो, कांग्रेस भी तो ये कह रही है, विपक्ष भी तो ये कह रहा है कि संविधान बचाने का चुनाव है, ये ऐसा चुनाव है जिसमें जरूर आपको निकलना चाहिए। जनता को वो इंप्रेस नहीं करना दिख रहा है। वोटिंग परसेंटेज ज्यादा होना चाहिए, वोटिंग परसेंटेज ज्यादा होना चाहिए। देश को बचाने का चुनाव है, लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, और संविधान को बचाने का चुनाव है। और जब हम बात करते हैं कि संविधान को बचाने का चुनाव है, तो हमने मैनिफेस्टो में कहां लिखा है कि संविधान बदल देंगे? आम नागरिक के अधिकारों की बात हमने मैनिफेस्टो में कहां लिखा है कि संविधान बदल देंगे? आपके लीडर्स ने कहा। बताइए, झूठ बोलकर भी वोटर नहीं निकल रहा आपका। आप लोगों को, अपने लोगों को झूठ बोल रहे हैं, वो तब भी नहीं निकल रहे। कहां पे कहा है? राजस्थान की इस तरीके से तो आपके लोगों ने भी किया है। कहा छोड़ दीजिए, आरक्षण में किया है, बिना बोले दे दिया लोगों को जा जाकर। हम भी तो वही कह रहे हैं, अमेंडमेंट्स करने की बात कही आपने। अरे आपके लोगों ने मुसलमानों को भाटी जी का उत्तर लेते हैं। राजकुमार भाटी जी, जरा ये बताइएगा कि वोटिंग का परसेंटेज जिन 2 राज्यों के अंदर ज्यादा रहा है, चाहे पश्चिम बंगाल की बात करें या असम की बात करें, इन दोनों राज्यों के अंदर एक में टीएमसी की सरकार है, दूसरे के अंदर बीजेपी की सरकार है। यानी जो मतदाता है उसका बिहेवियर पैटर्न भी कोई एक नहीं है। और राजस्थान का भी जिक्र हो रहा था, राजस्थान के अंदर वोटिंग परसेंटेज बहुत कम है। राजकुमार जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? अच्छा, मुझसे पूछा आपने? बिल्कुल आप ही से पूछा। मैंने सोचा आप किसी और से पूछ रहे हैं। देखिए, मैंने यही आपकी उदासीनता है सर कि वोट कम। चलो ठीक है। आपका धन्यवाद, आपको हमारी इतनी चिंता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने इस बात पे चिंता जाहिर की कि वोट कम क्यों पड़ रहे हैं, और मैंने ये भी कहा कि प्रशासन को और चुनाव आयोग को और सरकार को प्रयास करना चाहिए, और मैंने उसके कारण भी बताए कि वोट परसेंटेज कम क्यों हो रहा है।
लेकिन एनडीए के दोनों प्रवक्ताओं ने इसमें खुशी जाहिर की, तो इससे पता चल जाता है कि कौन लोकतंत्र का समर्थक है और कौन लोकतंत्र का विरोधी है। इन्हें खुशी है इस बात की कि वोट कम पड़ रहे हैं। माननीय मलूक नागर जी जो हमारे सम्मानित सांसद हैं, वो एक भले आदमी हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, सच्चे व्यक्ति हैं, और अभी ताजा एनडीए में गए हैं, अभी लोकदल शामिल में जो इंडिया उसमें लोग शामिल हुए हैं। वो एक सच्चाई बोल गए, उन्होंने अपने सीधेपन में एक सच्ची बात कह दी कि मोदी जी ने ऐसा भय का माहौल बना दिया है कि विपक्ष के वोटर निकल नहीं रहे और विपक्ष हताश है, निराश है। चलिए, तो क्या ये किसी प्रवक्ता ने क्या लोकतंत्र कहा वो तो दर्शकों ने सुन ही लिया, लेकिन समाजवादी पार्टी के आपके अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने इस कम वोटिंग को लेकर क्या कुछ कहा है, पहले दर्शकों को वो भी सुनवा देते हैं, उसके बाद बहस पर लौटेंगे। तो ये जो गर्मियों में वोट पड़ रहा है, ये 1 महीने पहले भी वोट पड़ सकता है। मैं सभी अपने साथियों से और सभी मतदाताओं से अपील करता हूं, आज के दिन जब तीसरे चरण का वोट पड़ रहा है, ज्यादा से ज्यादा वोट पड़े। यही वोट है जो हमारे और आपके जीवन को बदल सकता है। सोच समझ करके मैं सभी मतदाताओं से अपील करता हूं, तीसरे चरण और अगले चरणों में जहां वोट पड़ेगा, सभी मतदाताएं ज्यादा से ज्यादा वोट डालें, और यही वोट है जो संविधान और लोकतंत्र मजबूत करेगा। तो गर्मी का कारण और मतदाताओं से ज्यादा मतदान की अपील। लेकिन मलूक नागर साहब, आप जिस चुनाव के अंदर जीतकर संसद में पहुंचे थे, उस चुनाव में भी गर्मी का ही मौसम था, वो भी अप्रैल मई का ही चुनाव था, लेकिन उस समय वोटिंग का परसेंटेज हाई था। अब कहा जा रहा है कि जी गर्मी के कारण मतदाता नहीं निकल पाया, इस दलील में कितना दम? देखिए प्रणय जी, अभी हमारे जो त्यागी जी बात कह रहे थे उसी बात को जोड़ता हूं। कांग्रेस में कंफ्यूजन है हमेशा, इसीलिए 3 साल इनका पार्टी का अध्यक्ष नहीं बना। इसीलिए जिस दिन बने खड़गे साहब, वो सनातन धर्म के खिलाफ बोले। हमारे पार्लियामेंट में जो नेता सदन है वो खड़ा होकर महामहिम राष्ट्रपति को राष्ट्र की पत्नी बोल देते हैं। वो कई बार बोल देते हैं हमें कुछ नहीं फर्क पड़ता, मोदी जी आप कितनी बार प्रधानमंत्री बन जाओ, कभी अपने आप को जेब कतरी, कभी कबूतर मार, कुछ भी बोल देते हैं। और तो और जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन बना, उसमें साउथ से सनातन के खिलाफ बोल रहे हैं, वहां कंफ्यूजन। जो कांग्रेस है उसमें G23 एक ग्रुप बना तो कंफ्यूजन। और तो और परिवार में ही आ जाओ, जो गांधी परिवार है वहां अमेठी में वो रावट बढेरा साहब कहते हैं जी, राजनीति के साथ, सियासत के साथ सबसे बढ़िया चीज क्या है कि अपने अपनी सुविधा से उसका सिद्धांत निकाल लीजिए। जहां इतने कंफ्यूजन होंगे वहां कुछ निर्णय नहीं हो सकता, और जहां निर्णय नहीं हो सकते वहां देश का वोटर बाहर कैसे निकलेगा, कैसे नहीं जिताने की बात सोचेगा। आपके पास तो क्लैरिटी है ना, लेकिन शिवम त्यागी जी, आपकी क्लैरिटी से मतदाता उत्साहित क्यों नहीं हो रहा? फिर नहीं, उत्साहित है। मैं फिर से वही कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का मतदाता निकल रहा है, भर भर कर वोट कर रहा है, और उनको क्लैरिटी है, उनको पता है नेता कौन है उनको पता है प्रधानमंत्री कौन बनने वाले हैं, उनको पता है प्रधानमंत्री बनने के बाद 100 दिन का प्लान ऑफ एक्शन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तैयार करके रखा हुआ है। उनको पता है कि जो पिछले 10 साल रहे ये तो सिर्फ एक स्टार्टर था, आने वाले 5 सालों में हम क्या क्या काम करने वाले हैं। उनको पता है कि आने वाले चुनाव में जीतने के बाद किस तरीके से एक विजन डॉक्यूमेंट को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। बता दीजिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आपको 10 सेकंड का वक्त दे रहा हूं, लेकिन आगे अभी भी 4 चरण का मतदान और बाकी है। जल्दी से आप ये बताइए कि अपने मतदाताओं को निकालने के लिए और मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए क्या कुछ होने जा रहा है, क्या कोई नई स्ट्रेटेजी बन रही है? जल्दी से शिवम त्यागी, आपका जवाब। देखिए, सिर्फ मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि मेरी पार्टी और मेरी पार्टी के सभी संगठन जो है लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि बाहर निकले, वोट बढ़ाएं, वोट प्रतिशत बढ़ना चाहिए, जरूर होना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को भारी मतों से जिताएं और अब की बार 400 पार करने में जो है उसको इंश्योर करें। वोट देने से पहले हमें वो नहीं भूलना चाहिए कि किस तरह से हमारे मजदूर इस भरी गर्मी में भी कोविड के समय चल रहे थे, इन्होंने कोविड शील्ड हमें लगाई। हमारे किसान जो दिन रात आज की डेट में भी बैठे हुए हैं, और किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, वो वही मजदूर हैं जो इन्होंने कोविड। चलिए, मलूक नागर जी और राजकुमार भाटी जी, दोनों ही आप समाजवादी पार्टी और आरएलडी दोनों का गढ़ जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश में भी अभी 4 चरण का चुनाव और बाकी है। मलूक नागर साहब, आपकी टिप्पणी। देखिए,
देखिए, जो किसानों का हितैषी ना हो, जिन्होंने चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न ना दिया हो, 40 दिन में कुर्सी से उतार दिए हो, उसके खिलाफ लोग हैं। और जो पाकिस्तान का फेवर करते हो, देश के सैनिकों की शहादत जल्दी से छोटा सा कंक्लूडिंग रिमार्क राजकुमार भाटी जी, आपका ध्यान में रख करके अगले इंडिया गठबंधन के लिए चुनौती और बड़ी चिंता है ये घटता हुआ वोटिंग परसेंटेज, और एनडीए को वोट डालेगा, कमल के चुनाव चिन्ह पे वोट डालेगा। भाटी जी। नहीं, मैं मतदाताओं से अपील करूंगा कि जिन्होंने किसानों को गाड़ियों से रौंद दिया, जिन्होंने किसानों के ऊपर गोलियां चलाई, जिन्होंने देश की बेटियों का अपमान किया, जो जंतर मंतर पे उन्हें पुलिस से पिटवाया, ऐसी जो जन विरोधी चलिए, राजनीति के अपने अपने मुद्दों के सहारे जनता से और मतदाताओं से यही जो अपील आप लोग कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आने वाले 4 चरण के चुनाव के अंदर इसके ऊपर कोई असर तो होगा। वोटिंग का परसेंटेज घटना दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए अच्छे निशान नहीं है, और मतदाताओं से जी न्यूज भी अपील करता है कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें। इस बड़ी बहस में भाग लेने के लिए तमाम खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। जी न्यूज़।